कभी भी वादा करके उसको तोड़ो नहीं। मैंने 4 महीने पहले वादा किया था हुमा तुम्हें ट्रीट दूंगी, तो ये इसने हाल किया प्लेटों का। आपने खज्जल खुआरी का लफ्ज़ सुना होगा, आज आप देख भी लेंगे। आज हमारे साथ हुई है खज्जल खुआरी। लफ्ज़ों का चुनाव कितना ज़रूरी होता है ये मुझे अब पता चला है। हमने कहा था हमें गर्ल्स कॉर्नर जाना है, तो उन्होंने हमें छोटी बच्चियों के कॉर्नर में भेज दिया। हमें गर्ल्स के बजाय वुमन कहना चाहिए था, और इस सेक्शन में आके हम ऐसा घूमे कि घूम घूम के हमारा दिमाग भी घूम गया। इसके बाद हमने पानी पूरी खाना चाहा, तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की पानी पूरी थी जो आपको वो परफ्यूम्स में डुबो डुबो के खिलाते हैं। इस मॉल में सबसे अजीबोगरीब चीज़ ये थी कि जो चीज़ देखने में जो लग रही थी वो थी नहीं। अब इधर आपको लग रहा होगा कि ये फल की दुकान है, ये फल कुछ भी नहीं थे, सारी की सारी साबुनें थी। खैर इस जगह से हम चलते चलते आगे गए। हमने सोचा हम गर्ल्स कॉर्नर जाते हैं, वहाँ जाके शॉपिंग करते हैं। मैं, हुमा वगैरह हम सब निकल गए। अब हमारे मुल्क में गर्ल्स लड़कियों को कहते हैं, चाहे वो जवान औरत हो, चाहे वो इवन कि आजकल बूढ़ी अम्मा भी इनको आप औरत कह दो तो वो कहती है मैं आपको औरत लगती हूँ देखने में। खैर जेंजी शायद इस चीज़ को ना समझे, लेकिन मिलेनियल्स और उससे पहले सब ये जानते हैं कि अगर आप किसी गैर शादीशुदा लड़की को औरत कहते थे तो बाकायदा फड्डा पब्लिक में होता था। वो कहती थी कि वो गैर शादीशुदा है, आपने उसको औरत क्यों कहा। और आईडी कार्ड पे जब आपका नाम औरत लिखा जाता है और आपके नाम के नीचे आपका जिन्स औरत लिखा जाता है, तो आपके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि इसने मुझे औरत क्यों कहा। खैर आजकल की जनरेशन को शायद इस चीज़ का ना पता हो, लेकिन भाई ये मिलेनियल्स और से पहले की जनरेशन में औरत के नाम पर फड्डे होते थे बड़े बड़े। खैर हमने वही गलती की, पुराने ज़माने वाली गलती की। हमने कहा हमने गर्ल्स कॉर्नर में जाना है, हमने गर्ल्स की शॉपिंग करनी है। उन्होंने हमें गर्ल्स का सुनते ही जो है हमें बच्चों के कॉर्नर में भेज दिया, और वो इतना लंबा कॉर्नर था, वहाँ से निकलते निकले दो बच्चों ने ठुड्डे मारे, कुछ बच्चों ने खैर पाँव पे चढ़ गए, क्या कुछ नहीं हुआ क्या नहीं हुआ। इधर मैं देख रही थी लोग किस चीज़ की शॉपिंग करें, क्योंकि यहाँ पे क्या शॉपिंग करनी है क्या नहीं मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ऐसी थी कि सब कुछ था शॉपिंग के लिए, लेकिन कुछ ख़रीदने वाली चीज़ नहीं थी। पैंट्स हैं, जीन्स हैं, शर्ट्स हैं, टॉप्स हैं, लेकिन पहनना क्या है। हर जगह कोई ना कोई डेकोरेशन है, चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन अजीब सी उदासी सी थी मॉल्स में। पता नहीं मॉल्स में मुझे कभी कभार कुछ एक आधे मॉल है जिसमें अच्छा लगता है मुझे, जैसे एम्पोरियम मॉल मुझे बहुत अच्छा लगता है। पैकेजेस मॉल में अजीब सी उदासी लगती है मुझे। पेस बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें भी अजीब सी उदासी होती है। लेकिन परफ्यूम्स हो जाए कुछ हो जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ वाइब जो होती है वो मिसिंग होती है कुछ मॉल्स में से। इस मॉल में भी मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया, ऐसा लग रहा था सब कुछ है लेकिन ख़रीदने के लिए कुछ नहीं है। और इसके बाद मैं लड़कियों को देख रही थी, वो रंग बिरंगी किस्म की चीज़ों की शॉपिंग कर रही थी, स्कार्फ्स ले रही थी, पर्सेस ले रही थी। लेकिन मैं सोचती हूँ इतनी महंगी चीज़ें यार, पैसों को ज़ाया करना मुझे अजीब सा जुर्म लगता है, गुनाह भी और जुर्म भी लगता है कि यार इतने पैसे आप क्यों ज़ाया कर रहे हो। ख़ासतौर पे आजकल के दौर में ना बिजली गैस वगैरह कुछ भी नहीं है, और आप बैठ के सिर्फ और सिर्फ जो शॉपिंग करी जा रहे हो। खैर फलों की दुकान पर मेरा बड़ा दिल किया कि फल खाते, कोई एक आधे अमरूद या केला वगैरह या कोई किन्नू खा लेते। जब हम इधर आए तो इधर इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू थी कि देख के मुँह में पानी आ रहा था। जब मैंने फलों को पकड़ा तो पता चला कि वो अजीबोगरीब सख्त किस्म के हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि ये साबुन है, और ये साबुन एग्जैक्ट उसी खुशबू की है जिस खुशबू के फल हैं, और ये बहुत ही क्रिएटिव किस्म की चीज़ है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये इस्तेमाल कैसे करते होंगे। एनीवेज इसके बाद हम देख रहे थे कि यार हुमा की बहन की शादी आ रही है, हमने कुछ लहंगा वगैरह लेना है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो आप सोचे लहंगा मिलेगा, चीज़ें मिलेंगी। और अगर मिलते भी ना लहंगे शहंगे यहाँ पे, तो करोड़ों में मिलने थे आपको लहंगे। अगर आप बिलीनियर हो या डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी हो, तो आप यहाँ से आके जो है ना ऐसे महंगी महंगी चीज़ें ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो हर तरह का रंग बिरंगी सामान है, लेकिन लेने वाला सामान नहीं है। और सामान पैक करने वाले जो सामान के बक्से हैं वो भी बड़े महंगे थे, रंग बिरंगी थे, टूटी फ्रूटी बसंती कलर्स थे। बसंती से याद है बसंत क्या ही त्यौहार होता था, वो ख़त्म ही हो गया। कुछ अच्छी त्यौहार है वही ख़त्म हो जाते हैं। एनीवेज यहाँ से हमने देखा ये भी लेने वाली चीज़ नहीं है, ये भी लेने वाली चीज़ नहीं है, पर लोग की शॉपिंग होती है, हैवी बैग्स लेकर जा रहे हैं। हमने खैर लोगों का हाल लोगों पे छोड़ो, हम ज़रा मॉल की खूबसूरती को एंजॉय करें। खूबसूरती एंजॉय करते करते गए तो मैंने देखा लड़कियां तो बड़े अच्छे से तैयार होकर आती हैं यार हमेशा। हम भी खैर अच्छे से तैयार होकर आए हुए थे, क्योंकि हुमा हर वक्त फैशन करती है और जेसिका नेचुरली बड़ी स्टाइलिश है। तो बस हम लोगों को देख रहे थे कि लोग क्या खरीद रहे हैं क्या नहीं, ताकि शायद हमें भी उनसे आइडिया मिल जाए। लेकिन खैर इधर मॉल के एक सीढ़ियों पे आते आते नीचे जाते जाते बस चक्कर ही आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यार ये इतने चक्कर शायद मैंने ज़िंदगी में किसी को ना दिए हों जितने इन सीढ़ियों ने मुझे चक्कर दे दिए। चक्कर पे चक्कर, घूम चक्कर, घिन चक्कर, सब कुछ हो गया। खैर इसके बाद जब हम जिन सेक्शंस में गए वहाँ पे हमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जो ख़रीदने वाली थी। अब मैं सोची थी कि घर जाएंगे पापा कहेंगे कि भाई आप कुछ खरीदने, आप अपने लिए कुछ लेकर नहीं आए हो, फिर आप कहोगे
रमज़ान के दौरान हमने जाना है, ईद की शॉपिंग करनी है। मैंने कहा पापा ईद की शॉपिंग छोड़ें, पहले आप शादी की शॉपिंग का तो सोचें जो हुमा की बहन की आ रही है। खैर उसके बाद इस मॉल में खाने के लिए अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं था। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि आप कहेंगे यहाँ से समोसे पकौड़े खा लो, ये खा लो। जो भी खाने की चीज़ अगर मिल भी रही थी ना, वो ऐसी नहीं थी कि आप खा सको। अब मैं देख रही थी कोई ऐसी चीज़ हो इसमें चावल हो, रोटी हो, कोई ऐसी चीज़ हो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और इतने लंबे मॉल में घूम घूम के आपको भूख तो लगेगी, लेकिन खैर ना भूख का सामान था ना खाने का सामान था। अगर कुछ सामान था तो वो ऐसा था आप खरीदो नहीं। क्या चीज़ें थी? ऐनक जो आप धूप में पहनते हो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, मैं तो वो वाली ऐनक पहनती नहीं हूँ जो सन ग्लासेस हैं। या रिस्ट वॉच वो मैं पहनती नहीं हूँ, वो मॉल में मिल रही है। 3 पीस सूट कौन पहनता है और क्यों पहनूंगी मैं, वो भी मिल रहा है मॉल में। बस जो चीज़ मुझे चाहिए वो नहीं मिल रही थी। खैर थक हार के फिर मैं बैठ गई। मैंने कहा उमा जितना मैं घूमी हूँ ना, यहाँ पे 2 मिनट बैठ के अब हम कैलूला करते हैं। कैलूला तो नहीं, फिर हमने बैठ के मेडिटेशन की, सोचो विचार किया और सोचा अब हमने आगे क्या करना है। क्योंकि आगे की जो लाइफ है वो ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट हो रही थी कि अब यहाँ से हम वापस जाएंगे, ऊबर लेना है, रिक्शा लेना है, कैसे जाएंगे, या हम किसी से पिक एंड ड्रॉप ले सकते हैं। क्योंकि हमारी एक दोस्त पास में भी कहीं शॉपिंग कर रही थी। इधर बैठ के हम सोचते रहे कि बाद में पता चला कि भूख के बगैर, कहते हैं ना कि रोटी पेट में हो तो ही दिमाग काम करता है, दिमाग काम नहीं किया। तो मैंने अपना इन्हेलर निकाला, यहाँ से मैंने डीप इन्हेल किया और सोचा कि यार इतना भी सीरियस योगा नहीं होना चाहिए, इतनी मेडिटेशन डीप नहीं होनी चाहिए कि हमें छोटी छोटी चीज़ों को सोचने के लिए जो है इतना ब्रीद इन ब्रीद आउट करना पड़ रहा है। खैर इसके बाद हमने कहा कि भूख की वजह से अगर कुछ सोचो विचार नहीं किया जा रहा तो इर्द गिर्द देखते कुछ खाने की ऐसी चीज़ हो। खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए दिमाग भी काम नहीं किया। हमने कहा चलो जिन रास्तों पे ये राहें हमें ले चले हम भी राही बन के, रास्ते के राही बन के निकल पड़ते हैं नेक लोगों की तरह। ये मॉल में इतना बड़ा हॉल था और इसको हॉल को देख के मुझे हॉल पड़ रहे थे। बेकरी में भी खाने की कोई चीज़ नहीं थी। मतलब क्या यार, वो बन्स थे, बन कौन खाता है बेकरी के, ये तो आप सुबह सुबह बन मक्खन खाते हो। डोनट डोनट खा खा के भी मेरा दिमाग डोनट हो गया, तो मेरे कुछ भी खाने का मन नहीं था यहाँ पर। लेकिन अगर आप ये देखें ना कि इधर मैं बैठ के मुझे उदासी सी हो रही है और अजीब सा खाली खाली सा मॉल है। मॉल भी और माहौल भी बड़ा खाली खाली सा है। नो डाउट यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उदासी सी अजीब सा एक वाइब ही नहीं है इस मॉल में। कितनी खूबसूरत मॉल हो जाए। एम्पोरियम मॉल देखें कितनी वाइब है उसमें, लोग हैं, धक्कम पेल भी होती है, शोर शराबा सब कुछ है। इधर भी शोर शराबा है, लेकिन वो चीज़ नहीं है यार जो हमारे मॉल एम्पोरियम मॉल की बात है। एम्पोरियम के अलावा कुछ लोगों को डॉल्मेन बहुत मॉल पसंद आता है, लेकिन मुझे फिर भी एम्पोरियम सबसे ज़्यादा पसंद है। पैकेजेस बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब भी मैं पैकेजेस में जाती हूँ, आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा कितनी देर तक मैं पैकेजेस में बाकायदा असर के फ़ौरन बाद से लेके मगरिब की नमाज जब तक कज़ा नहीं हुई मैं मॉल में गुम गई थी और मैं ढूंढती रही थी कि मॉल से एग्जिट कैसे लेना, जिससे लोग वो उंगली ऐसे टेढ़े इशारे करे जैसे उंगली टूटी हुई हो। बड़ी मुश्किलों से सिक्योरिटी से पूछ के हम पैकेजेस मॉल से बाहर निकले थे। मैं तो इतनी तंग आ गई थी, मैंने सोचा था कि 2 लोग खड़े होकर बातें कर रहे होंगे या ग्रुप में लड़कियां बैठी होंगी, उनकी बात बैठ के बातें सुनेंगे। लेकिन खैर उनकी बातें इतनी आहिस्ता आवाज़ में थी, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। हमने कहा कुछ इंटरेस्टिंग बात ही सुन लें ताकि टाइम गुजर जाए। लेकिन खैर डेकोरेशन तो मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि हुमा की बहन की जो शादी आ रही है, लोग शादी के बारे में इतना एक्साइटेड क्यों होते हैं यार। चलें, लड़की की एक्साइटमेंट मुझे समझ आती है कि उसने अच्छे कपड़े पहनने हैं, उसने मेकअप करना है, उसने एंजॉय करना है। लेकिन शादी के भाई 1 साल बाद क्या होना है भाई, उसने रोटियां चपातियां पका पका के, चटनियाँ बना बना के, दाल चावल हर चीज़ बना बना के यूँ ही अल्लाह को प्यारी हो जाना है। आपको ये खैर क्या कहूँ, अगर सेहत है तो ये काम ज़रूर करें, ये अच्छी चीज़ है। अपने घर को बनाना संवारना अच्छी चीज़ है। लेकिन भाई मैं क्या कहूँ, शादी को समझने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं कि शादी चीज़ क्या होती है। बहरहाल हुमा ने बताया कि उसकी जो बहन का हस्बैंड है उसको शेर व शायरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो हर वक्त शेर व शायरी करता है। और उसको गाना जो है ना, उसको शोर कमार के गाने गाता है और बार बार डेडिकेट करता है। और हुमा की बहन को बिल्कुल पसंद नहीं ऑल फॉल बातें सुनना, ना उसको पसंद है शेर व शायरी और ना ही उसको लगाव है किसी किस्म की म्यूज़िक से। अगर वो सुनती है तो वो दर्द डिस्को आज तक सुनती है। जब से वो आया ना 2015 का म्यूज़िक, पता नहीं 19 का, जब से वो आया म्यूज़िक तब से हुमा वही म्यूज़िक सुनती है। बल्कि 2015 का भी नहीं, 2008 का म्यूज़िक है दर्द डिस्को, तब से लेके अभी तक वही सुनती है हुमा। यानी उसकी बहन वही सुनती है म्यूज़िक और हुमा भी वही सुनती है म्यूज़िक। खैर यहाँ पे लोग जो है ना वो भी मुझे उदास लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे इनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, कोई खुशी नज़र नहीं आ रहा।
पता नहीं क्या, शायद मुझे ऐसा लग रहा था। आप एम्पोरियम मॉल में देखें, कोई बातें कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई फ़ोन पर है, कहीं ना कहीं चहल पहल है। यहाँ पे लोग अजीब से उदास थे, स्टैचूज़ भी यहाँ पे सीरियस, स्टैचूज़ भी उदास। हमारे यहाँ आप स्टैचूज़ देखिए एम्पोरियम के, या इवन पैकेजेस मॉल में स्टैचूज़, कोई स्टैचू भी मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ पे अजीब सी बोरियत हो रही थी और मुझे था कि भाई यहाँ से निकलो। यहाँ की एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ की जो मॉडल्स के आप पोस्टर्स देखते हैं बड़े ज़बरदस्त लगे होते हैं, जो इंग्लिश और हॉलीवुड स्टाइल के होते हैं। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, आपने अगर एग्जिट करना हो मॉल तो आपको 2 सेकंड में पता चल जाता है यहाँ से एग्जिट कैसे है, क्योंकि एम्पोरियम मॉल वही लोग एग्जिट कर सकते हैं जो 10 बार एम्पोरियम जा चुके हैं। उसके बाद हमने सोचा कि ऊबर आ नहीं रही, बड़ी देर से हम वेट करें, हमें फाइनली रिक्शा मिला। और रिक्शे में हम 3 औरतें कैसी पूरी आई, वो बस हमारी कहते हैं ना एडजस्टमेंट वाली हमारी नेचर है, इसलिए हम एडजस्ट रिक्शे में भी कर गए। हुमा बहुत ही एडजस्टिंग नेचर की है, लेकिन उससे ज़्यादा एडजस्टिंग मैं हूँ यार, कितनी उसकी गलतियाँ माफ़ कर देती, इसलिए इतनी मैंने उसके साथ एडजस्ट किया कि मैं रिक्शे में कैसे ना एडजस्ट करती। हमारी जैसिका मैडम है, वो सारी हम लड़कियाँ जो हैं ये पतली पतली सी थी, तो रिक्शे में फिट आ गई। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, पतले होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। मैंने जब कहा ना रिक्शे में जगह आ जाएगी, तो रिक्शा वाला कहता है मैडम जगह दिल में होनी चाहिए। भाई जगह दिल में हो तो मेरा दिल के जूता लेके ना इसके मुंह पे ठुड्डा मारूँ मैं। बहरहाल यहाँ पे इतने झटके खा कर जो है ना आप रास्ता ही अपने घर का भूल जाते हो। और जीपीएस भी 4 दफ़ा लोकेशन बदल रहा था, क्योंकि हमारा रिक्शा इतने झटके खा रहा था कि बार बार जो सुई है ना मैप की वो घूम ही जा रही थी, कभी लेफ्ट हो रही थी कभी राइट हो रही थी। खैर इस रिक्शे की राइड में हमें मज़ा तो बहुत आया, लेकिन शुक्र है हम घर खैर खैरियत से पहुँच गए। और इस व्लॉग से जो सीखने को मिला वो मैं क्या ही बताऊँ।